आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रत्यय के ऊपर। प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं, उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं और प्रत्यय को अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। प्रत्यय क्या होता है कि यह एक शब्द का अंश होता है, एक शब्द का टुकड़ा होता है जिसको किसी भी शब्द के बाद लगाया जाता है और जैसे ही उस शब्द के बाद लगाते हैं इस शब्द के टुकड़े को अर्थात प्रत्यय को, उस शब्द का अर्थ भी बदल जाता है, उसका रूप तो बदलता ही है। तो जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, समझ में अगर दार जोड़ेंगे प्रत्यय तो हो जाएगा समझदार। तो दार का कोई अर्थ नहीं होता है, किसी भी प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का तो कुछ अर्थ भी होता है लेकिन प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। हाँ, बिना अर्थ का होते हुए भी प्रत्यय की यह विशेषता है कि यह शब्द के पूरे अर्थ को बदल देता है, उसके रूप को बदल देता है। अब हिंदी प्रत्यय की जब हम बात करते हैं तो इसके दो भेद हैं और हम केवल यहाँ पर उतनी ही चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। और ये चीजें हर परीक्षा में पूछी जाती हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में भी यही बात पूछी जाती है। या तो शब्द दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि प्रत्यय अलग करिए, प्रत्यय इसमें कौन सा लगा है, या फिर कोई शब्द ऐसा दिया जाता है जिसमें से पूछा जाता है कि इसमें मूल शब्द बताइए, या फिर शब्द भी दे दिया जाता है, प्रत्यय भी दे दिया जाता है, इससे बनने वाला नया शब्द बताइए। तो इस तरह से यही 3 तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो मुख्य रूप से पहले हम तो देख लेते हैं कि प्रत्यय कितने तरह के होते हैं। हिंदी में प्रत्यय 2 तरह के होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है? तो जो प्रत्यय क्रिया में जुड़ते हैं या धातु में जुड़ते हैं और नया शब्द बनाते हैं वही कृत प्रत्यय होते हैं। अब क्रिया तो आपको पता है, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह शब्द होता है जिससे पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना। इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात रह गई, धातु किसे कहते हैं? तो देखिए, क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। अब यह कैसे पता चलेगा कि क्रिया का मूल रूप कौन सा है, यानी ओरिजिनल फॉर्म कौन सा है, कहां से वो क्रिया बनी है? इसको पता करने के लिए एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूं और कहीं भी इसका प्रयोग करेंगे किसी भी क्रिया का मूल रूप या धातु रूप पता चल जाएगा। उस क्रिया के साथ तू का प्रयोग कर दीजिए। जैसे क्रिया है पढ़ना, अब इसको तू के साथ आप प्रयोग कर दीजिए। तू पढ़, पढ़ शब्द आया, यह पढ़ क्या है? यही धातु रूप है। तू लिख, लिख क्या है? धातु रूप है। तो यही धातु रूप में या क्रिया में जब कोई प्रत्यय जोड़ा जाता है तो वही कृत प्रत्यय होता है और उस शब्द को कहते हैं कृदंत। कृदंत किसे कहते हैं? वह शब्द होता है जिससे जो क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से बनता है। क्रिया में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। अब दूसरी बात रह गई तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय वो होता है जो कि अभी तो क्रिया देखें, क्रिया और धातु रूप को छोड़कर जितने भी शब्द हैं उसमें जो भी प्रत्यय लगता है वही होता है तद्धित प्रत्यय और इससे बनने वाले शब्द को कहते हैं तद्धितांत। अभी देखिए एक उदाहरण हम बता रहे हैं, एक संज्ञा ले लीजिए, लड़का। लड़का में पन जोड़ दीजिए, नया शब्द बनेगा लड़कपन। तो यही जो है पन कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय है और इससे बनने वाला शब्द क्या हो जाएगा? तद्धितांत हो जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं कि क्रिया को छोड़कर चाहे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, कोई भी शब्द हो, उसके साथ अगर हम प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो प्रत्यय क्या होता है?
तद्धित प्रत्यय होता है और उससे बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तद्धित तांत। तो अब इसके बारे में कुछ हम विशेष चर्चा करेंगे और अभी ये भी देखेंगे कि कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनके शब्द में जुड़ने से कुछ खास परिवर्तन होते हैं और बड़ी तकनीकी परिवर्तन होते हैं, उसको हम लोग ध्यान में जरूर रखना चाहिए हमें। उसी पर अब हम विचार करने जा रहे हैं। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए कुछ प्रत्ययों का प्रयोग होता है। ये प्रत्यय हैं ई, इन, आ, आइन, इका, वती या मती, इया। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिनका प्रयोग पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ई प्रत्यय को देखते हैं। देव में ई जोड़ा जाता है तो देवी बन जाता है। ऐसे ही अन्य शब्द बनेंगे। मामा से मामी, दादा से दादी, काला से काली, बकरा से बकरी, फेरा से फेरी, चाचा से चाची, घट से घटी, साला से साली, ऐसे शब्द बनते हैं। इसी तरह से इन प्रत्यय, एक शब्द लेते हैं तेली। तेली में इन जोड़ेंगे, हो जाएगा शब्द तेलिन। तेली शब्द पुल्लिंग है, तेलिन स्त्रीलिंग है। ऐसे अन्य पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते जाएंगे। जैसे सुनार से सुनारिन, नाती से नातिन, गंजेड़ा से गंजेड़िन, हत्यारा से हत्यारिन। ऐसे अनेक शब्द जो है बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आप प्रत्यय को लेते हैं। चंचल शब्द पुल्लिंग है, लेकिन आप प्रत्यय जोड़ते ही यह स्त्रीलिंग हो जाता है। चंचल में आ जोड़ेंगे, बन जाएगा शब्द चंचला। शिव में आ जोड़ेंगे, शिवा। छात्र से छात्रा, प्रिय से प्रिया, प्राचार्य से प्राचार्या, श्याम से श्यामा, भवदीय से भवदिया। ऐसे अनेक शब्द बनते चले जाएंगे। ऐसे ही आइन प्रत्यय का प्रयोग भी स्त्रीलिंग शब्द बनाने में होता है। जैसे ओझा पुल्लिंग शब्द है, इसमें आइन प्रत्यय जोड़ देंगे, ओझा से हो जाएगा ओझाइन। ऐसे ही ठाकुर से ठकुराइन, ऐसे मिसिर से मिसिराइन, पंडित से पंडिताइन, चौबे से चौबाइन। ऐसे ही अनेक शब्द बनते चले जाएंगे। ऐसे ही इका प्रत्यय है, इसका प्रयोग भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाने में होता है। जैसे पाठक पुल्लिंग शब्द है, इका प्रत्यय जोड़ेंगे तो यह शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द होगा पाठिका। ऐसे ही बालक से बालिका, नायक से नायिका, गायक से गायिका, शिक्षक से शिक्षिका, लेखक से लेखिका, वाचक से वाचिका, पालक से पालिका। ऐसे अनेक शब्द बनते चले जाएंगे। ऐसे ही वती या मती प्रत्यय है, इसका भी प्रयोग स्त्रीलिंग ही बनाने में किया जाता है। जैसे भगवान से भगवती, बलवान से बलवती। ऐसे ही ईया प्रत्यय है, ईया प्रत्यय का प्रयोग भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में होता है। जैसे बंदर से बंदरिया, डिब्बा से डिबिया, कुत्ता से कुतिया, गुड्डा से गुड़िया। ऐसे प्रत्यय जो है, ये सभी प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने में प्रयोग किए जाते हैं और इस तरह से शब्दों के अंत में आकर ये शब्द के अर्थ को बदल देते हैं ये प्रत्यय। अब अक्कड़ प्रत्यय लेते हैं। अक्कड़ को क्रियाओं में जोड़ते जाएंगे। जैसे भूल में अक्कड़ जोड़ेंगे, भुलक्कड़। ऐसे ही बुझक्कड़, पियक्कड़। ऐसे बहुत सारे शब्द बनते जाएंगे। अब आक प्रत्यय देखिए। तैर में आक जोड़ेंगे, तैराक है। लड़ में आक जोड़ेंगे, लड़ाक। ऐसे अनेक शब्द बनते जाएंगे। ऐसे ही एरा शब्द लेंगे। लूट में एरा शब्द लुटेरा, मामा में एरा शब्द ममेरा। ऐसे ही औना प्रत्यय लेते हैं। बिछना में औना प्रत्यय जोड़ेंगे, बिछौना। ऐसे ही खिलौना। अनेक शब्द बनते जाएंगे। अब ता प्रत्यय देखते हैं। प्रभु में ता जोड़ेंगे, प्रभुता। ऐसे ही कविता, आवश्यकता, विशेषता, विद्वता, महानता। ऐसे शब्द बनते जाए। अब इक प्रत्यय पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं।
एक विचित्र तरह का प्रत्यय है। एक प्रत्यय का जब भी प्रयोग करते हैं तो शब्द के अंत में परिवर्तन तो होता ही है, जो शब्द का पहला वर्ण होता है वहां भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए एक दुविधा की और एक असमंजस की स्थिति आ जाती है। इस डाउट को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले उदाहरण एक ले लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे। धर्म में इक प्रत्यय जब जोड़ते हैं तो धार्मिक हो जाता है। देखिए, इक धार्मिक, इक तो आया ही, लेकिन ध का धा हो गया। इस तरह से पहले वर्ण में ये परिवर्तन आ गया, अ का आ हो गया। इसी तरह से संस्कृति में इक जोड़ते हैं तो सांस्कृतिक, स का सा हो जाता है, पहला वर्ण बदल जाता है। इसी तरह से प्रथम से प्राथमिक। इसका मतलब यह है कि जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द का पहला वर्ण अ होता है या आ होता है तो वह किस में बदल जाता है? आ में बदल जाता है। जैसे धर्म से धार्मिक, अंश से आंशिक, संस्कृति से सांस्कृतिक, प्रथम से प्राथमिक, इस तरह से शब्द बनते हैं। अब ए और ऐ की मात्रा को लेते हैं। देखिए, नीति में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? नैतिक। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक हो जाता है, ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। इसी तरह से विज्ञान में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक। विकल्प में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो वैकल्पिक होता है, विकल्पिक नहीं होता है। इसी तरह से हम समझ लिए कि अगर यहाँ पर ई की मात्रा है पहले वर्ण पर तो वह ऐ में बदल जाती है। इसी तरह से अब आइए उ की मात्रा पर विचार कर लेते हैं। अगर शब्द का पहला वर्ण उ हो तो औ में बदल जाता है। भूमि में जब इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है भौमिक। मुख में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो हो जाता है मौखिक। यह समझने की बात है। मैं समझता हूं कि इतना प्रत्यय पर विचार करना और व्याख्या करना काफी है।